माशाल्लाह बहुत वो शरीफ भी हैं और खूबसूरत भी हैं, लेकिन ये निज़ाम बनाया गया कि एक शरीफ और लाया जाए और ऐसा शरीफ कि दोनों शरीफ को आमने सामने किया जाए और देखते दोनों में किसकी शराफत आगे निकलती है। तो आइए, बड़ी मसरूफियत, 3 बार टिकट उनका कैंसिल हुआ, 4 घंटा वो एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे और उसके बावजूद आज इस महफिल में यहाँ शरीक हुए हैं। शरीफ भारत साहब से गुजारिश करते हैं, आइए पुरजोर तालियों से आपको तमाम टेलीविजन पर देखा। शरीफ साहब, आपके खत का अंदाजा लगाइए कि मकबूल साहब ने खड़े होकर सिर्फ आपको बुला दिया है। क्यों, मेरे भतीजे होते हैं नसीम भाई के रिश्ते से, तो इसलिए अभी चचा को तो फूल ऐसे ही देना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद फूल ही चढ़ेंगे मुझ पे, ऐसी हालत आ रही। अभी तो एक से शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा कब आएगा। मैंने या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या नजर भाई को उठा ले, लेकिन ये मुझे नहीं उठा रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये नौबत आई है। बड़ी खुशी का माहौल है, बहुत प्यारा। और नसीम भाई तो माशाल्लाह हमारे महाराष्ट्र की जान है। इनसे पहले भी मेरी एक मुशायरे में भाई से मुलाकात हुई चुकी है महाराष्ट्र में। देखिए, रिफत जवान साहिबा नजर साहब के साथ बराबर लगी हुई है और ये जो उनका बैग टंगा हुआ है ना साइड में, ऐसा लग रहा रोडवेज का कंडक्टर घूम रहा हो साथ में। मैंने भाई एक टिकट हमें भी दे दो। और ये इतने जालिम है ये नजर भाई। अरे शायरों को वहां सूखा सूखा बैठा दिया, सारी शायर है यहाँ रख ली। अब बार बार ऊंचा को चक्कर देखना पड़ेगा, कौन सी कहाँ बैठी है, कौन सी कहाँ है, मुमताज वहां है। अब यहाँ बैठे हैं और बीच में तबले वाले बार बार मुंह उठा के देख रहे हैं। भाई साहब बजावे, तुम्हारी तरफ से नहीं बजावे, आपकी बारी को बजेगा। ये बड़ी टेंशन में है और हमारा दूल्हा सबसे ज्यादा टेंशन में। अल्लाह जाने कौन सा शायर क्या झोंक जाए मुझे ऊपर को, वो बेचारा बैठे। और ये तीसरा हमारे बिना बालों का आदमी जो मुझे टीटी बता रहा था, इसे पता नहीं मैं मुरादाबाद जिले से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वहां तो शादी होती है ना, तो दामाद अपनी सास से यही कहता है, अम्मा मैं तुम्हारी लौंडिया की चुटिया हिफाजत से रखूंगा। अम्मा का चुटिया काटने वाले भाई घूमते हैं और तुम्हारी तो कुदरत नहीं काटती, तुम्हारी कौन काटेगा। इन्हें तो ये भी पता नहीं चलता कम वक्तों को मुंह कहां तक खोए, इतना चौड़ा फैलाना पड़ेगा। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग ट्रेन में पुराना टिकट ले जाएंगे और माचिस की तीली उसमें घुसेड़ेंगे और गीला करके बैठ जाएंगे। टीटी आया, हाँ टिकट, भाई साहब मैं पेशाब करने गया था, गीला हो गया चेक कर लो। ये वो लोग हैं, क्या बात है। ऐसे लोग एक दिन सफर कर रहे, टीटी आ गया। देखिए तो एक ऊपर सरदार जी बैठे, उनका भतीजा बोले, चाचा जी मेरा मन हो रहा मैं चैन खींच लूं, कितने पैसे लगे हैं इसमें? बोले बेटे 1000 रुपये लगता है जुर्माना। तो बोले 500 तो मेरे पास है। चाचा तुम पे कितने? बोले 500 मेरे हैं। नीचे वाली बर्थ पे ये महेश दुबे जी लेटे थे, दोनों की बातें सुन रहे थे। बोले अच्छा 1000 रुपये है दोनों पे। उन दोनों तो बाद में खींचे, पहले इन्होंने खींच दी जाके। अब वो पुलिस आ गई, मजिस्ट्रेट आ गया, हाँ भाई किसने खींची? बोले साहब एकदम सीना चौड़ा करके बोले साहब मैंने खींची चैन। बोले आपने क्यों खींची, क्या खतरा था? बोले खतरा था साहब, ये दोनों मुझे लूट कर छा रहे थे और देखो मुझे मेरे 1000 रुपये छीन चुके हैं। ये 500 इसकी जेब में, 500 इसकी जेब में, क्या वहां मेरे पैसे। ऐसे लोग हैं ये, वाह वाह वाह, तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अब और दूसरा, और नसीम भाई एक बात, एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, कब्रिस्तान के कोने में खड़ी सुबक रही थी। ये महेश जी पहुंची उनके पास, बोले मैं आपके शौहर की जगह लेना चाहता हूँ। अच्छा वो भी मुरादाबाद साइड की थी। बोले मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कब्र खोदने वाले से और पूछ ले। वाह वाह वाह, लेट जा कम वक्त, हमारे यहाँ तो दबे हैं लेट इसमें को। तो ये दरअसल ऐसे लोग हैं, दूसरों को टेंशन देने के लिए कोई काम नहीं। और भाई मैं एक भतीजे, एक बात और, तू नई नई जुगत में लग रहा है शादी की,
हम नहीं बतेरी मैंने कही थी हमारे घर वालों मत करो, हम भी फंस गए। सभी फंसते हैं, जब हमारे अब्बा फंस गए तो हम तो फंसते ही। हमने कहा आपने तो कर लिया, हमारे करवा ले रहा। अब हम बड़े परेशान हैं, धक्के खाते फिर रहे महाराष्ट्र में, बड़ी परेशानी। मेरे एक दोस्त के 2 दांत टूट गए। मैंने कहा यार तेरे दांत तो कल ठीक थे, ये टूट कैसे गए? बोले यार रात जो है ना तुम्हारी भाभी ने कुछ सख्त रोटी बना ली थी। तो मैंने कहा मना कर देते यार, क्यों खाई? बोले मना ही तो कर रहा था, कम वक्त में घूसा मारा। घूसा मारा भैया, घूसा। क्या बात है। दिक्कत ये है, ये औरतें किस तरह से बदला लेंगी पता ही नहीं चलता। मेरे एक दोस्त की बीवी खो गई। बोला भाई साहब तुम्हारी भाभी खो गई। मैंने कहा मुबारक हो कम वक्त, बवाल से पीछा छूटा। बोले नहीं बच्चे करे अम्मी को लाओ। तो मैंने कहा फिर थाने चले जाओ। बोले थाने नहीं जाऊंगा, तुम चलो तो ढूंढवाओ। मैंने कहा नहीं थाने जाओ, पुलिस है किस काम की? बोले साहब मैं थाने नहीं जाऊंगा, तुम चलो तो चलो। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे थाने यार, क्या पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है? बोले नहीं मेरी एक बार मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैंने पुलिस को इत्तला भी कर दी थी, मोटरसाइकिल मिल भी गई थी, लेकिन कोतवाल ने 2 महीने चला के दी थी। क्या बात है। तुम्हारी भाभी मिली भी गई, तुम 6 महीने जांच में लग जाएंगे यार, फिर क्या फायदा ऐसी कंडीशन में लाके। जोरदार ताली बजा दो, मजा आ रही हो। हाँ ऐसे काम मेरा चलता नहीं, इतनी भीड़ में सुनाता भी नहीं मैं। वो तो हमारे नसीम भाई का हुक्म है, इनकी वजह से मुर्दा उठ के सुनाने लगे भाई मैं कैसी। देखिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं शादीशुदा लोगों बीच बीच में मैं सुनाता रहूंगा कि क्या क्या और होता है शादीशुदा लोगों के साथ। हमारे एक दोस्त है ऑपरेटर, उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर से शादी कर ली। अब नसीम भाई के टेलीफोन ऑपरेटर बड़ी खतरनाक होती हैं, इनसे शादी हो जाए उसकी जिंदगी में जहर घुल गया। अब दोस्तों एक पूरी कविता का मजा लें जी कि हमारे पड़ोसी मुंगेरी ने एक लेडी टेलीफोन ऑपरेटर का मांगा हार, उसके सामने खोल के रख दी दिल के जज्बात। होने वाला सुसर बोला बेटा मुंगेरी मेरी लड़की तो आज से ही हो गई तेरी, मगर तुझे मेरी बेटी की एक ही बात अखरेगी कि जब भी ये बात करेगी टेलीफोनी भाषा में करेगी। मुंगेरी बोला सुसर जी मैं जिंदगी की गाड़ी धकेल लूंगा, हाँ इतना तो मैं झेल लूंगा। तभी लड़की की माँ आप पास आकर बोली बेटा मुंगेरी हम आपस में अपने विचारों को बांट लें। तो अचानक लड़की बीच में आकर बोली डायल किया गया नंबर कृपया जांच ले। डायल किया गया नंबर कृपया जांच ले। शादी तो हो गई जैसे तैसे, पर रात में क्या हुआ क्यों हुआ कैसे? अंधेरे में मुंगेरी ने सोती हुई दुल्हन को उठाया, दुल्हन तो नहीं उठी लेकिन उसके मुंह से पीपी का धीमा स्वर आया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बैठ जाए। मुंगेरी बोला क्या करें, क्या रात भर सत्यनारायण की कथा करें? फिर दुल्हन के कान के पास मुझे ले जाकर बोला प्रिय तुम जाग रही हो एक बार तो कह दो, चलो अच्छा अपने हाथ का चुंबन ही दे दो। दुल्हन के मुंह से फिर पीपी की धीमी आवाज आई, इस नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस नंबर पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुंगेरी बोला मैं सुसन ने अजब नमूना बनाया है, लड़की दी है चूल्हा लगाया है। दोस्त बोले भाई साहब भाभी तो टनाटन है। बोले टनाटन नहीं है घनाघन है, हर वक्त घनघनाती है, कमबख्त के मुंह से कैसी कैसी आवाज आती है, अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं? सोचता हूँ 2-4 दिन से मायके छोड़ा हूँ। मायके जाने के बाद मुंगेरी का भी हो गया बुरा हाल, वो भी दूसरे दिन ही पहुंच गया ससुराल। दिन भर तो खूब की सास खातिरदारी, पर रात होती बढ़ने लगी मुंगेरी की बेकरारी। वो मौका पाकर घुस गया बीबी के बेडरूम में और बीबी के धोखे में सास का हाथ में लेकर लगा चूमने। बीवी के धोखे में सास का हाथ में लगा चूमने। सास ने अंगड़ाई लेकर कहा डायल किया गया रूट मौजूद नहीं है, कृपया डायरेक्टली देखें अथवा इंक्वायरी ऑपरेटर से संपर्क करें। मुंगेरी बोला मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये ससुराल में 2-4 दिन और झेली। दूसरे दिन मुंगेरी ने अपनी बीवी से तलाक ले ली। एक दिन महिला ऑपरेटर को अकेली देखकर मुंगेरी के दोस्त ने उसे टोका, भाभी जी भाई साहब कहाँ हैं? महिला ऑपरेटर प्यार से बोली अब ये नंबर मौजूद नहीं है, नए नंबर जानने के लिए नसीम भाई से संपर्क करें। महाराज की डायरेक्टर तो इन्हीं के पास है। क्या बात है। नए नंबर जानने के लिए देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारे मरहूम मालिक अभी बैठे हैं, बस इसी कलर की है हमारी बीबी मान से, बड़ी कोफ्त होती देख देख के जल लिया हूँ बोल लिया हूँ, मगर क्या करा जाए जब सामान तो आदमी अच्छा ही समझ के लाता है भाई साहब। हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज का मामला है, माँ बाप ने देखी थोप दी, उस दिन चीख निकलती जिस घूंघट उठाती ईमान से, ऐसी मिली।
अच्छा, उस पे कमबख्त की बात है, देखो मेरी बीबी की। एक तो इतनी घुट्ट काली उस दिन जो कह रही क्यों जी, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था कैसी लगी थी? जलील औरत, नमक छिड़क रही जले पे। कैसी लगी थी? मैं तुम्हें बोला अभी अगर आतुल कुर्सी याद नहीं होती तो मर ही जाता। नका साहबा कह रही कि शरीफ लोग कितने सलीके से झूठ बोलते हैं। मैं उनकी बीवी से मिल चुकी हूँ। अरे दूसरी वाली से मिलकर आई तो बाद में करी यार। आपको काली कब तक झेलेगा नसीम भाई, दूसरी करनी पड़ी। ये रात हमें तो पहले बता दिया 4 हो सकती है। माशाल्लाह। देखिए जब हमारी पहली शादी हुई, काली काली, अच्छा उसी वक्त ही चल रहा था बवाल, काला धन बाहर निकालो, काला धन बाहर निकालो। मैंने कहा इसीलिए पेटे में निकाले दूं कम वक्त। मगर मेरे पास आ गई मान सब मुहासी होकर खड़ी हो गई। अच्छा आदमी का दिल बड़ा यार कमजोर होता है, औरत रोने लगा, आदमी उससे पहले रोने लगता है कम वक्त। तो क्यों रो रही, कोई ऐसी परेशानी निकालू मिलती है। उनने अपना घर उजाड़ लिया, जो निकालने कह रहा तेरा क्यों हो जाऊं भाई। जो लोग कह रहे थे बाहर निकालो, अच्छा चलो वो तो कह रहे थे। हमारे बाबा रामदेव पंतजलि वाले वो एक आंख मार के कह रहे थे काले धन को सार्वजनिक करो। मैंने कहा तुम अपना कर लो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अच्छा ये बात है, वही कह रहे थे घर पे कम बखत कुछ है ही नहीं। क्या बात? अब तुम अपनी अपनी लाओ, निकालो, बाढ़ो, कुछ भी करो, हमसे क्या कराओ? ये तरीका थोड़ी होता। अब देखिए अफवाह फैलती है, चुटिया कटवा घूम रहे आओ, पूरे यूपी की औरतें ईमान से रात को ना कुछ चाहे घर में ताला लगाओ, कुछ भी लगाओ, सबसे पहले कह के सोचती थी देखियो जी रात को ना तुम्हारी आंख खुलती रहे ना तो मेरी चुटिया का ध्यान रखियो, बस चुटिया पे निगाह रखियो मेरी। अब वो 6 महीने तक आदमी चुटिया पे निगाह रख रहा, सारे काम भूल गया। चोटी चोटी थी वो, चोटी कटवा पता नहीं कहाँ गया, फिर दिल्ली की कटी, उसके बाद जाकर कश्मीर में वहाँ ठंड पड़ रही वहाँ कटने लगी। अब ये अफवाह फैलाते हैं, मीडिया अफवाह फैलाता है। तो ये मीडिया देखिए बहुत अच्छी, आपको एक मैं कविता सुना रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको जी। दिल्ली में रसीम भाई काला बंदर आ गया था, मीडिया ने बड़ा उछाला और फिर बाद में खुद ही खत्म हो गया था वो काला बंदर। तो जब काला बंदर आया तो चारों तरफ अफवाह उठने लगी कि भाई काला बंदर कहाँ से आया, कहाँ से आया। मैंने मरहूम मालेगांव से कहा, मैंने कहा तू तो दिल्ली नहीं गया। मैं तो मालेगांव में ही हूँ। ये आया कहाँ से? मैंने कई लोगों से पूछा, कई शुक्रिया, मजा ले। देखिए कि काला बंदर आया तो कैसी कैसी बातें हुई कि 5-7 औरतें बैठी थी कमरे के अंदर, बातचीत का टॉपिक था काला बंदर। एक बोली बाजी ये बंदर बड़े शैतान होते हैं, दूसरी बोली आहिस्ता बोल बंदरों के भी कान होते हैं। ये बंदर शैतान ही नहीं बड़ा खतरनाक है, इसकी पूरी दिल्ली में धाक है, इस कमबख्त ने हड़कम मचा दिया है, सुना है अटल की घुटनों को इसने हिला दिया है। ये बोली इस बंदर के चक्कर में बाजी मेरी तो लॉटरी निकल गई, इस बंदर के चक्कर में बाजी मेरी तो लॉटरी निकल गई। मैंने छत पर सोई हुई सास की चादर मजाक में खींच ली तो बंदर समझ के गिर के मर गई। बस मेरा यह सकून तो बंदर की देन है। हम दिल्ली वाले परेशान, मुझे तो सास के टर से चैन है। दूसरी बोली अरे इस बंदर ने तो हमें अजीब मुसीबत में घसीटा, अरे इस बंदर ने तो हमें अजीब मुसीबत में घसीटा, तेरे खालू को कॉलोनी वालों ने बंदर समझ के 2 बार पीटा। मैं बोली तुम ऐसी मनमानी करोगे, जब तुम्हारा रंग भी काला है, मुंह भी बंदर जैसा है, तो क्या ऐसी कॉलोनी पिटते फिरोगे? तुम अपनी मनमानी बाद में कर लेना, पहले पुलिस असली बंदर को पकड़ ले, तुम बाद में घूम फिर लेना। तीसरी बोली अरे बाजी अफवाहें अफवाहें ये सच्ची बात है, अरे बाजी अफवाहें अफवाहें सच्ची बात है। चौथी बोली गवर्नमेंट तो ये कह रही है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्या बात है, गवर्नमेंट तो ये कह रही है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पांचवी बोली अरे जरीला मैं तो तेरे भाई के पीछे से जाके कल कर दिया। अरे जरीला मैं तो तेरे भाई के पीछे से जाके कल कर दिया। बोले डरा नहीं है, मैं मर जाता तो। मैं बोली मैं ये भी सहन कर लेती, असली बंदर से निकाह न कर लेती। क्या बात? पांचवी बोली बाजी ये पुलिस अफवाहें फैलाने वालों को घसीट घसीट के मार रही है और ड्यूटी का सारा गुस्सा अफवाहें फैलाने वालों पे उतार रही है। छठी बोली भैया बहुत रात हो गई है, अपने अपने घरों को जाओ और कमबख्त मारियो, मेरे घर में बैठ कर अफवाहें मत फैलाओ। आज तुम्हारी इतनी झूठी अफवाहों से दहेज के लालची लोग अपने बहुओं को छत से नीचे ना फेंकने लगे, कहीं स्वार्थी बेटे अपने माँ बाप की चिताओं से हाथ ना सेकने लगे, कुछ देशद्रोही कहीं देश को आग ना लगा दे और इल्जाम बेचारे उस काले बंदर पे लगा दे। एक और बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं वैरायटी का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल अलग तरह की चीजें सुनाता हूँ। एक सुना रहा हूँ, एक कवि और शायर जो बात करते हैं ना, कोई कवि
सुरीली आवाज में सुनाएगा, कोई चीख के सुनाएगा, कोई इतनी धीमी सुनाएगा कि उसको ये आवाज आएगी। ये अलग अलग तरह के शायर होते हैं। अब ये कि सबसे पहले पूछा कि भाई आपको पहला प्यार कब हुआ। एक पत्रकार ने पूछा सारे कवियों से कि भाई तुम्हें पहला प्यार कब हुआ। तो वीर रस का कवि अपने हिसाब से जवाब दे रहा है, ओज का अपने हिसाब से दे रहा है, व्यंग का अपने हिसाब से अलग अलग, और वैरायटी देखे मजा ले। सबसे पहले फिल्मी गीतकार से पूछा कि आपको पहला प्यार कब हुआ, तो वो जोश में आया, उसने बताया ठंडी हवाएं थी, दिलकश फजाएं थी, लब थरथराए थे, क्या बात, तुम पास आए थे, बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानम हमको पहला प्यार हुआ, वहीं से जानम हमको पहला प्यार हुआ। अब वीर रस की कवि से पूछ लिया पत्रकार ने कि आपको पहला प्यार कब हुआ। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आपका गोला। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आपका गोला, जोश में आकर जब मैं बोला उस लड़की ने गेट ना खोला। कौन खोल देगी। जोश में आकर जब मैं बोला उस लड़की ने गेट न खोला। तीसरे एक अजीब नस्ल के कवि होते हैं, उलझे उलझे बाल, 27 किलो 300 ग्राम वजन, अजीब से कपड़े, खुजा खुजा के बात करने वाले, कभी अपने खुजाया कभी सामने वाले खुजा लेंगे, उन्हें पता नहीं खुजाना कहाँ है। ये ऐसे कवि होते हैं, अतः ये करुण रस कहा जाता है। ये अजीब सी तबीयत का, कहीं देखेंगे कहीं बात करेंगे, देखेंगे इधर को कहेंगे नसीम भाई ध्यान दे, क्या कम वक्त नसीम भाई इधर बैठे दिए गंदे, बोले हाँ किधर भी हो नसीम भाई जाओ ध्यान दे। तो इस तरह के कवि। अब इनसे पूछा कि आपको पहला प्यार का, वो जो आदमी खुद ही ऐसा हो उसे पहला प्यार कैसा होगा। वेदना पीड़ा करडासो अपनी यही धरोहर था, ये वो कवि गा रहा जो ओज का है, तरुण का है। वेदना पीड़ा करडासो अपनी यही धरोहर था, आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई हो, कैसे करती प्यार मुझे। अब व्यंग के हास्य के जैसे हमारे महेश दुबे जी हैं, मुकेश जी हैं, हास्य व्यंग के कवि से पूछा भाई आपको पहला प्यार कब हुआ। महेश जी बता रहे हैं कि मैंने जैसे ही कम्मों की कलाई को पकड़ा, उसके बाप ने पीछे से आके मुझे जकड़ा, तो मैंने पीछे पीछे लात मारी। भास्कर बोला महेश जी अब मेरी बारी। उसने हमारे अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में हमारी आधी बंडी को फाड़ दिया। आधी बंडी बताया था ना, मैंने एक ही बंडी है, घूम के भी दिखाया था। 10 मिनट 2 बार गाली बजा दो। मैंने जैसे कम्मों की कलाई को पकड़ा, उसके बाप ने पीछे से आके मुझे जकड़ा, मैंने भी पीछे पीछे लात मारी। वो हंसकर बोला मैं जी हमारी बारी। उसने हमारे अरमानों को झाड़ दिया, हमारी आधी बंडी को फाड़ दिया। मैंने चीख कर कहा कम्मो ये क्या हो रहा है ये तो बता। कम्मो हंसकर बोली ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे शरीफ भारती, जो हिंदुस्तान से बाहर लेकिन अपने वादे के, इनकी शराफत पे यूं भी यकीन किया जा सकता है कि बड़ी हैसियत की बात थी कि 1 दिन में 2 दिन में 3 बार टिकट चेंज होना, उसके बाद उन्हें जैसे तैसे करके वो यहाँ पहुंचे। जब मैंने नसीम खान साहब का जिक्र किया, खान फैमिली का जिक्र किया, पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल बताया, वो सारी बातें बताई, तो उन्होंने वो जो शाही मेहमान होने वाले थे, लेकिन उन्होंने उस मेहमान नवाजी पर इस मेहमान नवाजी को ज़्यादा वक़ीयत दी। हम शुक्रगुजार हैं आपके, और पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल यूँ भी करते हैं कि मुश्किल से पहुँचने में, तकलीफ़ों से पहुँचने में मोहब्बत की पहचान होती है, शराफत की पहचान होती है। शरीफ भारती साहब ने अपना काम कर दिया, लेकिन शरीफ खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हों के लिए मेरे पास आ जाए।